आमतौर पर नगर निगमों और जिला पंचायतों के चुनाव जहां होते हैं सिर्फ उसी राज्य के लोगों की दिलचस्पी चुनाव नतीजों में होती है, लेकिन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव नतीजों पर इस बार पूरे देश की नजर थी। शिवसेना ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बीएमसी चुनाव में गठबंधन तोड़ा था, लेकिन मुंबई के वोटरों ने शिवसेना को जिताकर भी बीजेपी की चौखट पर खड़ा रखा है। मुंबई नगर निगम के 227 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। बीएमसी में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 वार्डों में जीत दर्ज की है। बीजेपी से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा जीतने वाली शिवसेना दावा कर रही है कि मुंबई का अगला महापौर शिवसेना का ही होगा, लेकिन इसके लिए शिवसेना के पास 114 का जादुई आंकड़ा नहीं है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और एनसीपी को जोर का झटका दिया है। 2012 के चुनाव में 52 वार्डों में जीत दर्ज कराने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 31 पर सिमट गई, तो एनसीपी 13 सीटों से लुढ़ककर 7 पर आ गई। बीएमसी में कांग्रेस की दुर्गति की जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया है। पुणे, उल्लासनगर, चिंचरी, पिंपवाड़, नागपुर, नासिक, शोलापुर, अकोला, अमरावती में बीजेपी नंबर 1 है। महाराष्ट्र के 11 जिलों में हुए जिला पंचायतों के चुनाव में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस जिला पंचायतों में भी तीसरे नंबर पर है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी इन चुनाव में बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी है। बीएमसी और ठाणे में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से समर्थन वापस लेने पर तो उन्होंने विचार नहीं किया, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाए बिना मानेंगे नहीं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। उनके साथ शहजाद पूनावाला, डेडली कॉम्बिनेशन है, सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, महाराष्ट्र के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है विजय बहादुर सिंह साहब, जो कि स्पोक्सपर्सन है एनसीपी के, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यहां पर क्या है? सवाल यहां पर यह है कि शिवसेना को यह लग रहा था कि वो अपने बल पर वहां पर मेयर बनवा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शिवसेना को अगर अपना मेयर बनाना है तो उसे बीजेपी का दरवाजा खटखटाना ही होगा। मतदान से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही इतनी इंटरेस्टिंग बात पहले की थी, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट पर आते हैं। देवेंद्र जी, आपके पीछे एक शेर रखा है और बात हो रही है कि हलक में हाथ डालकर दांत गिनेंगे आप। नहीं जी, देखिए, जब हमारी सभाएं चल रही थी तो शिवसेना की ओर से उद्धव जी ने कहा कि भाई हम शेर है, आपने शेर का पंजा नहीं देखा। तो ये पुरानी बात है। मैंने उस समय कहा था कि भाई हम तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने वाले लोग हैं। इस बार उन्होंने वापस इस बार वो बात कही, तो मैंने कहा भाई मैं तो शेर नहीं हूं, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन जब सामान्य आदमी के पीछे जनता खड़ी होती है तो उसमें 10 बब्बर शेरों का जुनून आता है, ताकत आती है। और मैंने कहा मेरी कुल देवता ये नरसिंह है, और इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ मैं लड़ाई कर रहा हूं, और भ्रष्टाचार का पेट फाड़ने का काम मैं करने वाला हूं। तो मनीष भाई, आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने जबड़ा खोलकर ये दांत गिने हैं, कितने निकले? 84। दीपक भाई, दांत गिनने के साथ साथ ये समझिए कि उन्होंने चबाने की भी कोशिश की है, क्योंकि मामला अब जो है वो बराबरी पर आ गया है। और दीपक भाई, आप ये देखें कि अब ये मामला जैसे एक सीट को लेकर आज एक लॉटरी निकाली गई, उसी तरह बीजेपी शिवसेना के लिए भी ये टाई वाला नहीं, वो लॉटरी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लॉटरी की कहानी सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है कि विधानसभा चुनाव में लोग एक वोट से भी हारे हैं और एक वोट से उनका मुख्यमंत्री पद गया है, और घर में पिटाई उनकी पत्नी की हो गई क्योंकि वो वोट डालने नहीं गई थी। तो ये आप दिलचस्प कहानी सुनाइए कि ये सिक्का क्यों चला गया।
देखिए, जहां तक ये बात है, चूंकि ये बीएमसी के वर्चस्व की लड़ाई है, तो इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अतुल शाह एक निगम पार्षद है जो कि चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के, और उसके सामने शिवसेना के। तो जब ये मामला आ गया कि मामला बराबरी पे है और किसे घोषित किया जाए, तो इसमें यह फैसला लिया गया कि इसमें टाई वाली स्थिति आ गई है। टाई ब्रेकर आप जानते हैं, जिस तरह से हॉकी, फुटबॉल इन सब में होता है, वैसे ही यहां पर हुआ और सिक्का उछाला गया, तो उसमें अतुल शाह के पक्ष में यह सिक्का निकला। तो जहां पर जो स्थिति आंकड़ों की आ गई है बीएमसी में, शिवसेना और बीजेपी की, हालांकि प्रेम जी मुझे ऐसा लगता है वो शिवसेना में भी रहे हैं और अब बीजेपी में है, तो वो बड़े प्रेम से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मामला 2.5 साल का होगा। नहीं, प्रेम जी से पूछेंगे 2.5 साल का होगा, लेकिन प्रेम जी आज खुश तो बहुत होंगे आप। खुश तो बहुत होंगे आप इसलिए क्योंकि शिवसेना जो है जीत कर भी हार गई। नहीं, मैं शिवसेना की जीत हार से ज्यादा कांग्रेस के सफाई से खुश हूं, क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रेम भाई मन भावे मूड़ी हलावे वाला काम मत करिए। ये भी मानिए कि इससे भी खुश हूं, कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। ये भी मानिए कि इससे भी खुश हूं मैं। देखिए, मेरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सबसे बड़ा हेडेक खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी 31 सीट से 82 सीट आती है तो खुश होना तो स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका पक्ष है कि कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ है, एनसीपी का जिस तरह से सफाया हुआ है, हम जिस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से लड़ते रहे, वो जो 28 से 7 सीटों पर चली गई, तो निश्चित तौर पर एक किसी भी जो है हिंदी भाषी के लिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और किसी भी राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति के लिए ये खुशी का समय है। खुशी का समय है, लेकिन वो बहुत इस बात से खुश है शहजाद पूनावाला की कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक कदम और बढ़ गया। लग तो ऐसा ही रहा है कि जब तक मोदी जी 2019 के चुनाव तक जाएंगे, भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। युक्त खाली समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ रहेगा। दीपक जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री एंड मॉडेस्टी इन डिफीट। मतलब कि जब आप जीते तो विनम्र रहे और जब आप हारे तो शालीन रहे। अब विनम्रता की अपेक्षा मैं नहीं कर सकता, पर मैं कम से कम शालीनता से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप 4 पड़ाव में चुनाव हुए हैं, लोकल चुनाव महाराष्ट्र के, नगर पंचायत के चुनाव में कौन जीता है? कांग्रेस जीती है। आज के जिला परिषद में जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें तो कम से कम कांग्रेस नंबर 1 पे, शायद आंकड़े बदले होंगे, पर मेरे पास जो आंकड़े हैं जिला परिषद के 170 में कांग्रेस की लीड थी, बीजेपी नंबर 2। नहीं, आप गलत है। बीजेपी हो सकता है इसमें कोई तब्दीली हुई हो सकता है तब्दीली। तो वो आंकड़े मत बताइए ना जो तब्दील हुए हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कैसे म्युनिसिपल काउंसिल में कैसे आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं, वो आंकड़े मत बताइए जो बदल रहे हैं। आपने प्रेम जी की प्रेम वाली वाणी को तो नहीं टोका, मेरी वाणी को टोक रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनकी प्रेम मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि उन शब्द का उपयोग मत करें जो बदल रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये फाइनल रिजल्ट तो आना है ना। आप ये भी मानेंगे जिला परिषद और ग्राम पंचायत के फाइनल रिजल्ट अभी तक पूरे नहीं आए, ये भी मानेंगे आप? मैं बिल्कुल मानूंगा। और नगर पंचायत में हम जीते, म्युनिसिपल काउंसिल में बराबर रहे कांग्रेस और बीजेपी। अब ये जहां तक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो रहा है, तो मैं इनसे बड़े आदर से पूछना चाहता हूं, आधे तो इनके जो एमपी एमएलए इन्होंने बनाया तो कांग्रेस से लेके बना, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में लेकर पूरे मुल्क में, तो फिर तो ये कांग्रेस युक्त है। पर जहां पे मुझे आप बता दीजिए कि आप गोवा में, बिहार में क्या हुआ, कौन हो गया कांग्रेस मुक्त और कौन हो गया बीजेपी मुक्त। तो मुझे लगता है ये सारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण आज बात क्या है कि इनको मैंडेट मिला है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। शिवसेना बीजेपी को मैंडेट मिला है, पहले तो हम स्वागत करते हैं कि ये मैंडेट इनको मिला है। दूसरी बात, हम ये भी मानते हैं कि हमारी कोई गलतियां रही हैं, कमी रही है, उसको भी हमें ठीक करना है। पर मेरा एक बुनियादी सवाल दीपक जी, प्रेम जी से बड़े प्रेम से है और इसको डिफ्लेक्ट ना करे कि फडणवीस जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना भ्रष्ट है। इनके जो एमपी है किरीट सोमैया, इन्होंने कहा कि शिवसेना के लोग मुझे मारना चाहते जान से। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा नोटबंदी बहुत बुरा हुआ, नोटबंदी के हम खिलाफ है, वो वापस लिया जाना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी ने मोदी सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा है, ये सब जानते हैं। इस व्यवस्था में और इस सिचुएशन में क्या अब ये लोग जो सोच विचार कर रहे हैं एक होने का, क्या ये संभव है? तो अगर ये एक हो जाते हैं तो क्या नोटबंदी वापस ली जाएगी? क्योंकि शिवसेना की तो प्रमुख डिमांड ये थी कि नोटबंदी खराब है, नोटबंदी पे ही इनको ये मैंडेट मिला है, नोटबंदी के खिलाफ।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रेम जी अगर इनसे गठबंधन करते हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप भी दूर कर देंगे, नोटबंदी भी वापस ले लेंगे, या नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के खिलाफ जो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसको खत्म करके उनका समर्थन लेंगे? मैं ये बड़े आदर से पूछना चाहता हूं। नेचुरली करप्ट पार्टी, नेशनली और नेचुरली दोनों, पर नेशनली को फिर पद्मश्री दे दिया, पद्म भूषण दे दिया, पद्म विभूषण दे दिया, माफ का सेकंड हाईएस्ट ऑनर। मनीष भाई, और उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, जो पॉइंटेड सवाल पूछा है उसी का जवाब दीजिएगा शहजाद पूनावाला ने आपसे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। पहली बात तो डिमोनेटाइजेशन पर जनादेश बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती है। 8 में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर विक्टोरियस है, इसलिए डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में फैसला है। 8 में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर विक्टोरियस है, इसलिए डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में फैसला है। 1 में हम लगभग बराबर है, सिर्फ ठाणे में हम पीछे हैं। तो इसके कारण मुझे लगता है ये मुद्दा तो आपको यहां से भूल जाना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम नेचुरली करप्ट पार्टी के बारे में, भैया आप विपक्ष में बैठकर भी आज भी तो आप नेचुरली करप्ट कर रहे हो। प्रेम भाई, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, आपके ऑडियो और वीडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उससे पहले मैं मनीष के पास चलता हूं। मनीष भाई, ये बताइए कि क्या शिवसेना इतना बड़ा गैम्बल खेल सकती है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति 360 धुरी घूम सकती है कि अपना मेयर बनाने के लिए वो कांग्रेस से भी समझौता कर ले? दीपक भाई, मुझे कतई नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ शिवसेना हाथ में हाथ मिलाकर बीएमसी में बैठेगी। उसकी वजह है, उसकी साफ वजह यह है कि इन चुनावों के पहले बीएमसी के तमाम घोटालों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने वैसे ही ऐंठ शुरू कर दी है, वैसे ही चाबी घुमा दी है। एफआईआर हो चुकी है, चाहे सड़क घोटाला हो, नाला सफाई घोटाला हो, और इसके अलावा चाहे स्कूल के घोटाले हो। इस तरह से ये शिवसेना जानती है कि अगर शिवसेना ने ऐसा कोई कदम उठाया तो बीएमसी में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर विपक्ष होगा, वो होगा बीजेपी, जहां पर इन्हें काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। और इसके साथ साथ सत्ता में जब सरकार में अगर बीजेपी पूरी ताकत के साथ बैठी है, देवेंद्र फडणवीस ने वो सारे इंतजाम कर रखे हैं। अगर शिवसेना ये जुर्रत और ये आंख दिखाकर, आंखें तरेर कर ये बताना चाहती है कि वो समर्थन अगर वापस लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए देवेंद्र फडणवीस के पास प्लान 2 तैयार है। देवेंद्र बिल्कुल आश्वस्त हैं। मेरे साक्षात्कार, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी सरकार को कोई धोखा नहीं है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर, इसके अलावा चाहे ठाणे की बात करें, नासिक की बात करें, भले ही बीजेपी बढ़त में, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट है, लेकिन हां इतना जरूर है कि वहां शिवसेना नंबर 2 पे है। तो निश्चित ही बीजेपी शिवसेना को कई और महानगर पालिका में साथ मिलेगा, जिसका फायदा दोनों को होगा। लार्जर अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करी जाए तो। लेकिन विजय बहादुर सिंह जी, मैं आपसे एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं। अगर कल के हालात ऐसे बने ईगो पॉइंट के चलते कि शिवसेना बीजेपी से समर्थन वापस ले लेती है, बीजेपी के पास अपना पूरा बहुमत नहीं है, उसको भी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा महाराष्ट्र असेंबली में, क्या आप पुराना बिना शर्त दिए समर्थन उनको देने को तैयार हैं बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों हम समर्थन दें? सेशन कब से? हम समर्थन को क्यों देवें? कोई वजह तो है ही नहीं समर्थन देना है इनको। तो पहले क्यों बोला था समर्थन देंगे शिवसेना की बार्गेनिंग पावर को कम करने के लिए? आज हम किसी का कम करेंगे नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये तो आपस में लड़के मर पड़ेंगे, इनके चक्कर में हम नहीं है। न शिवसेना न बीजेपी के चक्कर में है राष्ट्रवादी है। प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों पार्टियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो बीजेपी हो। क्या शिवसेना इस मुहाने पर देवेंद्र फडणवीस का हाथ छोड़ने या हाथ झटकने की हिम्मत कर सकती है क्या? मुझे नहीं लगता है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी बड़े संयमी नेता हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव अलग लड़ा, लेकिन केंद्र की सरकार में उनके मंत्री बने रहे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का चुनाव अलग लड़े,
लेकिन राज्य सरकार में बने रहे। मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका चुनाव अलग लड़े, लेकिन सरकार में बने रहे। और आज जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी संयम छोड़ेंगे। और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी अपने पार्टी का हित, अपने कैडर का हित अच्छी तरह जानते हैं और उनका हित इसी में है जो साफ साफ दिखाई दे रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिया। मनीष जी भी इस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय उद्धव जी कोई इस प्रकार का निर्णय लेंगे जिससे शिवसेना में व्यापक फूट हो। तो कांग्रेस और हाशिए पर जाती हुई चली जाएगी। दीपक जी जब दो लोग साथ में आते हैं या ड्रामा करने के बाद भी साथ में आते हैं, तो मैं समझना चाहता हूं कि जो भाजपा ने कहा शिवसेना के बारे में कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, केस किए हैं, ये या तो झूठे आरोप थे और इसलिए उसको रफा दफा कर आपने तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये गठबंधन की मजबूरियां की करप्शन होता है। नहीं ये तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। दीपक जी आप मुझे ये बता रहे हैं एक तरीके से कि फडणवीस जी समझौता करेंगे इन चीजों से? आपकी पार्टी ने किया है सबसे पहले, ये प्रेसिडेंट आपने शुरू किया है गठबंधन के नाम पर। दीपक जी ये प्रेसिडेंट शहजाद पूनावाला जी आपने मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीपक जी हमारे प्रधानमंत्री एक मिनट प्रेम जी, हमारे प्रधानमंत्री एक मिनट मैं जवाब देता हूं फिर आप बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री योगा के बड़े शौकीन हैं, पर उल्टासन करने की भी उनकी बड़ी महारत है। उन्होंने पीडीपी के साथ किया। अब हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, पिछला जो है छोड़ दीजिए, अब उल्टासन करते हुए पिछला के छोड़ दो भाई, क्योंकि जो प्रेसिडेंट आपने बनाया वो छोड़ दो। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अच्छा कड़वा दीपक जी ठीक है, डीएमके के साथ हमारी अलायंस थी, डीएमके के साथ हमारी अलायंस थी, छूट दी। दीपक जी ये थोड़ा अनफेयर कर रहे हैं। आज ये लोग सत्ता में है, सवाल इनसे होने चाहिए। डीएमके के साथ हमारी अलायंस थी, राजा फिर भी जेल गए, हमारे खुद के एमपी जेल गए। क्योंकि आपने सुनिए ना मेरी बात दीपक जी, चलो चाहे जो भी आप कहो, हमने भेजा जेल लोगों को। हम इनसे पूछ रहे हैं कि जिनको ये भ्रष्ट कह रहे हैं उद्धव जी को, उद्धव जी की पार्टी को, क्या समझौता करेंगे ये कि अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, या तो ये जो अजीत पवार के बारे में जो कहते थे उनके साथ समझौता करके अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या तो ये सारे आरोप जो भाजपा लगाती है हम पे, उद्धव जी पे, अजीत जी पे, ये सारे गलत है। इनमें से एक जवाब दे देना प्रेम जी। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा और यही जवाब लूंगा जी, यही जवाब लूंगा शहजाद इस ब्रेक के बाद। देवेंद्र फडणवीस को अब झेलना उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बन गई है। उद्धव ठाकरे को यह करना पड़ेगा क्योंकि जनादेश बीएमसी का कुछ इसी तरह से आया है और राज्य का जनादेश भी कमोबेश इसी तरीके का है कि दोनों के अलायंस की सरकार चल रही है, लेकिन संबंध बेहद खराब है। और ब्रेक से पहले शहजाद ने सवाल पूछा था प्रेम शुक्ला जी से कि प्रेम शुक्ला जी आपके मुताबिक उद्धव ठाकरे भी करप्ट हैं, उनकी पार्टी भी करप्ट है, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी करप्ट हैं। तो सवाल ये है कि अगर इतने करप्ट लोग बाहर घूम रहे हैं तो करप्शन का पूरा रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आप राज्य में भी हैं, आप केंद्र में भी है, अंदर डालो सबको। एक छगन भुजबल से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। देखिए, इस पर आदरणीय देवेंद्र जी से भी आज सवाल पत्रकार सम्मेलन में लोगों ने पूछा था, तो साफ शब्दों में कहा जिसके खिलाफ भी प्रथम दृष्टया प्रमाण कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। छगन भुजबल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो जेल में है। बीएमसी के जो भ्रष्टाचारी इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें कई लोग जेल हैं। जैसे ही सबूत जिसके खिलाफ मिले, किसी प्रकार का पक्षपात और किसी तरह का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण सरकार नहीं देने वाली, एक बात। दूसरी, आदरणीय शहजाद पूनावाला बार बार जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों पर टिप्पणी कर रहे थे और वो कर रहे थे, इनको याद होगा 1999 में जो शरद पवार जो है पार्टी छोड़कर गए थे कांग्रेस, तो आदरणीय अर्जुन सिंह जो दिवंगत हो गए, वो दाऊद इब्राहिम का साथी ये शब्द प्रयोग करते थे शरद पवार के लिए। और जैसे ही 99 में परिवर्तन हुआ और देखा कि इनके बिना सरकार नहीं बनेगी, श्रीमती सोनिया गांधी ने तत्काल शरद पवार के साथ सरकार बनी। एक दूसरा, स्टूडियो में बैठ के सत्यव्रत चतुर्वेदी किस तरह से नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता गाली देते थे, अजीत पवार पृथ्वीराज चौहान को क्या क्या कहते थे और उनको संरक्षण देते थे। यहां संरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत साफ शब्दों में हमको जो जनादेश मिला है वो जनादेश इसी बात, यहां संरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत साफ शब्दों में हमको जो जनादेश मिला है वो जनादेश इसी बात पर है कि भ्रष्टाचार का निवारण और पारदर्शी प्रशासन महानगर पालिका में अवश्य होना चाहिए और इस पर किसी प्रकार का समझौता। और दूसरी बात, ये ऐसी बातें करें जैसे हमने भाजपा और शिवसेना ने भी हाथ मिलाई लिया। आज भी देवेंद्र जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है,
अभी में प्रस्ताव आना बाकी है और हमारी कोर कमेटी निर्णय लेगी कि हमको क्या करना है। तो अभी आप कम से कम हो जाइए दीपक जी, और कम से कम दीपक राजीव जी, गांधी के हत्यारा कहकर डीएमके को गुलजार जी की सरकार गिरा देती है और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है गुलजार जी गुजराल करने का सुअवसर देते हैं। कम से कम तो ये प्रेम जी ने इतना माना, कम से कम प्रेम जी ने इतना माना, कम से कम प्रेम शुक्ला जी ने इतना माना कि सामना के एडिटोरियल में चाहे हमारे मोदी जी को अफजल खान ही क्यों ना बोल दे, जब सत्ता की बात आती है तो अवसरवादिता की एक परिकाष्ठा को पार करते हुए ये भी गठबंधन कर देंगे और जो समझौते करने वो करेंगे। दूसरी बात मुद्दे पर पार्टी दीपक जी, आप जो है ना एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, मनीष जी और आप दोनों इसकी समझाएंगे। तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित कर रहे हैं। एक मिनट नेताजी, आप हमें ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि विदर्भ अलग बनना चाहिए। शिवसेना, मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी और इन लोग अदर जो हमारी पार्टी एनसीपी, इनके साथ खड़ी होती है कि संयुक्त महाराष्ट्र में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का एजेंडा है कि हमें बनाना है। तो आप मुझे बताइए कि कितने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज होगा? तो क्या शिवसेना इस पे भी कॉम्प्रोमाइज करेगी? क्या आप भ्रष्टाचार पे भी कॉम्प्रोमाइज करें, तथाकथित भ्रष्टाचार पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप मोदी जी की इज्जत पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तमाम चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यही हम आपको बता रहे हैं। हम बहुत मुंबई की जनता को क्या मिलेगा, हम बहुत सवाल निशाना है। बहुत थियोरिटिकल डिस्कशन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जनादेश आया है, कहीं मुंबई की जनता अल्टीमेट यूजर न हो, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। यही मेरा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है। गुजर गए, आप अलग विदर्भ की बातें कर रहे थे, आजकल भी अलग विदर्भ के खिलाफ खड़े हो गए। जरा अपनी नीतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, संयुक्त महाराष्ट्र इंदिरा जी और नेहरू जी के प्रयास से बना। कहाँ चले गए? आप भी तो कहाँ चले गए? आप भी तो 99 चले गए, 1947 तक। अरे नहीं, 47 चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेहरू जी सड़ा हुआ महाराष्ट्र कहते थे। मनीष, आपके ज्ञान को सलाम है। मनीष, गूगल पे आपका ज्ञान जो मिल गया बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त। मनीष भाई, संयुक्त महाराष्ट्र का विरोधी पंडित नेहरू थे। मनीष भाई, को सड़ा हुआ कहते थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर छत्रपति शिवाजी को क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडियन प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करे, शोभा नहीं देता। प्रेम जी शहजाद, मैं प्रमाण भेजता हूँ। तो आप प्रमाण भेजो, पर रेनकोट वाली भाषा मत इस्तेमाल करो। रेनकोट भाषा मत इस्तेमाल करिए। का सड़ा हुआ भाग है ये। बाला साहब ठाकरे बारंबार पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इस भाषा का इस्तेमाल ठीक है। ये मैं तो सारी ये जो चीजें आप कह रहे हैं, ये गलत चीजें मत करिए। सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र एक कब बना और कब गुजरात अलग बना। महाराष्ट्र जाना ही नहीं चाहता। आज बीएमसी का मुद्दा है, मुंबई का मुद्दा है, मैं इस बैठ में जाना ही नहीं चाहता। भाजपा के लोगों ने सबसे बड़ी बात मनीष जी, अब किसकी तरफ से क्या प्रस्ताव जाएगा? क्या 2.5 साल का प्रस्ताव बीजेपी भेजेगी कि 2.5 साल आपका मेयर, 2.5 साल हमारा मेयर, या 2.5 साल के मेयर का प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से आएगा? जरा याद कर लेना। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जाहिर सी बात है दीपक भाई, अब इस पे पहल कौन करेगा ये बड़ी बात है। कोई बीच में ऐसा संकट मोचक आए जो ये इसकी पहल करे, इसको लेकर बात आगे बढ़े। 2.5 साल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शिवसेना के एक वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के प्रस्ताव पर विचार और चिंतन होगा। हालांकि इसमें 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि आकलन अभी बहुत सारे स्तर पर करना है। बात है दूसरी महानगर पालिकाओं की, बात है जिला परिषद की। तो ये सारे आकलन के बाद दोनों पक्ष जो हैं, बीजेपी और शिवसेना, अपने अपने स्तर पर इन बातों पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन होगा। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा चेहरा सामने आकर प्रस्ताव लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहल हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये बीजेपी की तरफ से शिवसेना को जाएगी, जो कि अपना अहम है शिवसेना का। हमेशा इस पूरे प्रचार के दौरान भी वो कहते रहे कि हमारे पास जैसे ही वाजपेयी जी आते थे तो बाला साहब से मिलने आते थे, आडवाणी जी आते थे तो मिलने आते थे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, इस तरह की तमाम बातें होती रही कि मातोश्री पर कोई भी आता है तो वो वहां मिलने जाएगा। तो इस अहम और अहंकार के चलते मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी, जो कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्रचार में अपना जुबानी संयम रखा, एक छोटा सा ये इंटरव्यू जो इंडिया न्यूज के साथ हुआ था उसको अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की तरफ से पहल जाएगी कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि शिवसेना ये चाहेगी कि कोई प्रस्ताव लेकर आए और फिर वो मुंह बाए उसको मान लेगी। लेकिन मुझे जो लगता है, पिछली बार
बीजेपी ने जितना इंतजार करवाया शिवसेना वाले इंतजार कर करके थक गए थे। इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये थका के, हरा के, छका के अंततः मानेंगे, तभी जाके बीएमसी की सरकार बनने वाली है, मेयर चुना जाने वाला है। सिंह साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी से। जी सिंह साहब पूछिए। हेलो जी सिंह साहब पूछिए सवाल आप। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो आपके ऊपर और शिवसेना के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे आप, वो क्या खत्म हो गया सत्ता पाने के लिए? बीएमसी में सत्ता पाने के लिए ये सारे आपके सारे आरोप खत्म हो गए क्या? सवाल तो वाजिब बनता है। जो आरोप आपने शिवसेना पर लगाए और जो शिवसेना ने आप पर आरोप लगाए, क्या प्रेम शुक्ला जी वो खत्म हो गया सत्ता पाने के साथ? ये कैसा बहुत साफ शब्दों में कहा है, नहीं बहुत साफ शब्दों में कहा है, भ्रष्टाचार निवारण और पारदर्शिता, यही दो मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। और इन दोनों मुद्दों पर ही जब हम इस पर सुनिश्चित हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार निवारण पर शिवसेना हमारी नीतियों को स्वीकार रही है, तो ये मुद्दा आपका खत्म हो गया क्या? सारे मुद्दे खत्म हो गए आपके? तो उसके बाद ही कोई बात उसमें भी जो है, अभी जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें। तो कोर कमेटी के समक्ष प्रस्ताव आएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो कृपा करके आप कोई किसी प्रकार का अनुमान न लगाएं। प्रेम जी, आप बीएमसी में सत्ता पाने के लिए, अरे भैया शरद पवार की तरह सत्ता लोलुप नहीं है ना कि सोनिया गांधी के चरणों में बीत जाएंगे 2004 में। जरा शरद पवार की तरह आप जिस पार्टी से आ रहे हैं वहां सत्ता लोलुपता के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपने आपकी सरकार शरद पवार के बारे में भैया आप पवार साहब तुमको दाऊद इब्राहिम का साथी कहते थे, मैं थोड़े कह रहा हूं। उनको सत्यव्रत चतुर्वेदी गालियां देते थे। केवी थॉमस ने उनसे जो है, अभी भी शहजाद पूना वाले उनके बारे में राय थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी लग रही है। देखिए मुझे लगता है कि शरद पवार के आरोप लगा रहे थे शिवसेना को, भारतीय राजनीति में एक अवसरवाद के महापुरुष हैं, तो उस अवसरवाद के महापुरुष की पार्टी के लोग कम से कम अवसरवाद पर नीति न बगाने। सवाल आपसे मेरा शहजाद, नहीं, अवसरवादी तो आप लोग हैं। ठीक है, अवसरवादी तो आप लोग हैं। ये तूतू में हम चलते ही रहेंगे, ये तूतू में चलते ही रहेंगे हम, इसका कोई अंत नहीं है। पॉलिटिकल कितने अवसरवाद गिनाऊं मैं? कोई अंत नहीं है। लेकिन शरद के कितने अवसरवाद गिनाऊं? 78 वाला गिनाऊं, 87 वाला गिनाऊं, 99 वाला गिनाऊं। जहाँ देखिए जूनियर पे जूनियर पार्टनर बनते जा रहे हैं, जूनियर पे जूनियर पार्टनर बनते जा रहे हैं, यहाँ पे भी अब तीसरे नंबर पे लीजिए। अब आपका दिमाग खराब है, अब आप जो है दूध वाले की तरह बात करने लगे। देखिए, मैं एक दोपहर का सामना कार्यकारी संपादक था, मेरा भाजपा में ना अवसरवाद लगता है दूध वाले को। जी चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब थोड़ा संयम हम भी रखें, आप थे ना, हम भी रखें। आप नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, याद रखिए शहजाद पूना। नहीं, ऐसा ना हो कि इनके शब्दावली तो संयम से ही बात कर रहा हूं। शब्दावली आप थोड़ा शब्दावली पे संयम रखिए, इसलिए कि कल पता नहीं कौन सी जरूरत पड़ जाए प्रेम जी। बहरहाल, और ऐसे भी अगर हम अवसरवाद की बात करें तो बुरहान वानी की बुआ के साथ जो लोग गठबंधन करें उनके बारे में तो क्या कहा जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तो तड़प रही होगी। बहरहाल, ये सवाल नहीं था। दीपक जी, आपका बड़ा गंभीर सवाल है। अरे राजीव गांधी के हत्यारे से गठबंधन करने वाले भाषण देंगे हमको। अब देखिए, ये तू में चलती रहेगी, तू में चलती रहेगी। दीपक जी ने हमसे हमारी पार्टी के बारे में सवाल पूछा है, तो हम प्रयास करते जवाब देने का ईमानदारी से। दीपक जी, ये सही बात पे आप मुझे भाषण दे रहे हैं, बड़ा तो मैं चलो अवसरवाद पे कोई भाषण नहीं, मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों हो चुकी है कि उससे बिहार जैसे राज्य में जूनियर पार्टनर बनना पड़ा, उसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जूनियर पार्टनर बनना पड़ा। दीपक जी, मैं बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, पूना और मुंबई से मेरा ताल्लुक है। दोनों ही जगह पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी डिमांड और कांग्रेस के लिए लोगों के बीच में एक अच्छी मांग बन रही थी, ये हकीकत है। पर मैं आपको पूना का ज्यादा बता सकता हूं। पूना में जैसे हम लोगों की लोकल लेवल पे जो हम लोगों ने कदम उठाए, एक तो कुछ लोग वहां से इस तरीके से टिकट बांटने में उन्होंने हस्तक्षेप किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। 2014 में रिकॉर्ड मार्जिन से हारी थी हम लोगों ने पूना की सीट, उसके बावजूद भी उनका हस्तक्षेप रहा। उसके बावजूद भी फिर जो तमाम टिकट बांटे गए उसमें जो युवाओं को और खास करके कांग्रेस के जो काम करने वाले वर्कर है उनको तवज्जो नहीं दी गई। और मुझे लगता है कि पूना का जो एक
एक जहनियत है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल, लिटरेट, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसको कहीं ना कहीं हमारी लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ पाई। मुंबई में भी अगर आप देखें तो 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। इन लोगों ने बड़ा काम तो इतना अच्छा नहीं किया, ये सभी लोग मानते हैं, फिर भी उसको हम ठीक से नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें कई फैक्टर होंगे। सब साथ में नहीं लड़ पाए, जैसे मिलिंद जी ने कहा है, जैसे नारायण राणे जी ने कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कमियां रही, चुनाव हम कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाए। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि देखिए 2014 में इनकी सरकार आई है, अभी भी एक थोड़ा सा हनीमून पीरियड अर्बन एरिया में खासकर है। रूरल एरिया में क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ जो नोटबंदी और बाकी के जो कदम उठाए हैं, इससे इनका बड़ा नुकसान हुआ है। रूरल एरिया में कांग्रेस और एनसीपी बहुत अच्छा कर रही है, अर्बन एरिया में अभी भी कमी है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कमियां हैं वो हम लोग बैठ के तय करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है, कार्रवाई भी होगी और आगे के लिए भी हम जो है मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हम मजबूत विकल्प बन के आगे आएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है कहानी, हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? अरे पूछ बन के टहल रहे हो समाजवादी पार्टी की। सर आप 2 सीट की पार्टी थे, अब 282 पे 2 वापस हो सकते हैं। दीपक भाई, शहजाद ये अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस की शहजादी खत्म हो गई है। कांग्रेस जिस तरह से शहजादे बनकर घूम रही थी वो खत्म हो गई है, और इसको खत्म करने वाले उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोग हैं। आप ये देखिए, मुंबई में नारायण राणे सामने नहीं आते हैं, मुंबई में कृपा शंकर सिंह कहां है? उत्तर भारतीय वोट, कांग्रेस के समय सत्ता का सबसे ज्यादा सुख भोगने वाले वो नेता नसीम खान कहां है? अल्पसंख्यक वोट। मेरा ये कहना है, गुरदास कामत महासचिव, उनके शहर में, उनके अपने प्रदेश में अगर कांग्रेस की इतनी करारी हार होती है तो इसका सबसे बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो है अंतरकलह, भीतरघात। अब इससे आगे बढ़े, अशोक चौहान की बात करें। नागपुर कांग्रेस का एक समय विदर्भ गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस अपनी आन बान शान अगर महाराष्ट्र में मारती थी तो वो नागपुर और विदर्भ होता था। वहां क्या स्थिति हुई? प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो कांग्रेस के ही नेता उन पर अंडे बरसाते हैं, स्याही फेंकते हैं। कांग्रेस के वो सारे नेता, मैं आपको नाम गिना सकता हूं कि नागपुर में सतीश चतुर्वेदी, नितिन राउत, ये सारे बड़े नाम कांग्रेस के खिलाफ काम किए। आखिर कांग्रेस के पास अब लोग कहां बचे? कांग्रेस के लिए कौन आके काम करेगा? एकांत में जो इक्का दुक्का लोग अध्यक्ष के रूप में बच जाते हैं वो कोशिश करते हैं, बाकी तो आपके पास नेता ही कहां बचे? दीपक जी, मैं आपका फैन रहा हूं और आपकी एक राजनीतिक कवरेज से मैंने एक बात ये जरूर सीखी है कि राजनीति में पॉलिटिकल ऑब्ituary किसी का नहीं लिखा जाता। 2 सीट वाली पार्टी 282 पे आती है और 282 वाली पार्टी 2 सीट पे भी जा सकती है। हम आपकी बात मानते हैं मनीष जी, हमारी हार हुई है, इसमें हमें शालीनता से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हम लोग तरीके से हम लोग लड़ सकते थे शायद नहीं लड़े, इसलिए सीट नहीं आई है, इसलिए कमी रही है। पर अगर आप कहेंगे सभी चीजों को नजरअंदाज करेंगे, जैसे कि रूरल एरिया में कांग्रेस को अभी भी समर्थन मिल रहा है, वो तो अशोक चौहान जी की मेहनत से ही मिल रहा है, वो तो प्रदेश के जो हमारे नेता हैं उनकी मेहनत से मिल रहा है। अब जहां पे कमियां रही हैं उन कमियों को मैं अगर टीवी पे बयां करूं और उनके झगड़ा हम लोग टीवी पे करें, उस जैसे कि बीजेपी शिवसेना का अभी तक तो आप 2014 की कमियां नहीं ढूंढ पाए, अभी तक तो आप 2014 की कमियां नहीं ढूंढ पाए। फिर हम वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन गए, हम बिहार में सरकार में कैसे आ गए? सीट मिली वेस्ट बंगाल? अरे सर देखिए सर, साथ चुनाव लड़ा था, देखिए सर, वहाँ पे की? तृणमूल कांग्रेस ताकतवर है, फिर भी हम नंबर 2 की पार्टी है, वहाँ पे पिछलग्गू है भाई, वहाँ पिछलग्गू बने आप लोग। अरे सर पिछलग्गू, पंजाब में हमारी सीट आएगी, हम जीतेंगे, उत्तराखंड में जीतने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जीतने वाले हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा, और इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आधे कांग्रेस नेता तो बीजेपी चले जाते हैं, तो उसको कांग्रेस युक्त भी करते हैं। मेरे फादर एक बात कहते थे शहजाद, और मैं उन लोगों में से हूं जो कभी किसी की पॉलिटिकल ऑब्ituary नहीं लिखता। जो आदमी में सड़क पे खड़ा हुआ है, मैंने उसको 7 RCR के बाहर तक जाते देखा है, और जो 7 RCR का था उसको सड़क पे भी आते हुए देखा। लोक कल्याण मार्ग, मुंह से वही निकला। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबाए। प्रॉब्लम कांग्रेसियों के साथ ये है कि वो अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी कुछ प्रॉब्लम बीजेपी में मेरे बर्ताव से आपको लग रहा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जरूरत है पांव के ऑपरेशन की नहीं, आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, और आप लगे हुए हैं फोड़े का इलाज करने, स्क्रू और नट ढीला करने, तो काम चलेगा कहाँ? मेरी बात सुनिए दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन थिएटर में होता है, वो खुलेआम नहीं होता, रास्तों पे सड़कों पे नहीं होता। अगर ऑपरेशन करना है
तो हमारे डॉक्टर मिलके अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जला के करेंगे। हम थोड़ी ना यहाँ पे बयां करेंगे कि ये इसने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। हम एक मैच्योर पार्टी है, पुरानी पार्टी है, हम लोग जानते हैं कि हमारी कमियां रही हैं, उस पर हम काम करेंगे। पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तू में करना शुरू कर दे, हम इतने अपरिपक्व नहीं है। हम जो भी कदम उठाना है उठाएंगे। और आप देखिए आने वाले दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, आप तो देखिए मोदी जी की क्या हालत होती। नोटबंदी पे इनको कितना पीटते हैं लोग उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से, राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, वरना आप गलत लेंगे। कांग्रेस की जो हालत हो गई है, क्या कांग्रेस खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आशावादी होना इसमें राहुल गांधी का असक्रियपन, उनका कभी हां कभी ना, कितना रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, इनका आशावादी होना बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शहजाद पूनावाला तू मैं से दूर रहने की बात कर रहे हैं। काश नारायण राणे, संजय निरुपम परसों से ही जो है गुरदास कामत के खिलाफ जो है खुलकर बोल रहे हैं। नारायण राणे आज सवेरे रिजल्ट आने के पहले ही बयान दे रहे हैं। और राहुल गांधी के संदर्भ में भी जिस किसी ने बयान दिया होगा, निंदक नीरे राखिए की बात आपने अच्छी सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी पर जिसने बयान दिया होगा पार्टी से निकाल दिया गया होगा। यहां तक कि एके एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट भी कहां चली गई आप जान ही रहे हैं। और राहुल गांधी वो जब अखिलेश सिंह यादव के पीछे आज जाकर खड़े हो गए, छोटी भूमिका में आ गए हैं, तो देखिए कब क्या होता है, किसी की ओबिचुनिटी नहीं की जा सकती, लेकिन कोई जब घटता है तो उसका जो है मूल्यांकन तो किया जा सकता है। राजनीति में बढ़ने का भी मूल्यांकन होता है, घटने का भी मूल्यांकन होता है। और सबसे अच्छा ये होता है कि व्यक्ति आत्मचिंतन कर ले, लेकिन यहाँ आत्मचिंतन से अधिक आजकल जो है कीचड़ फेंक हो रहा है। संजय निरुपम ने 12:30 बजे मतलब रिजल्ट्स का सिर्फ ट्रेंड्स आया था और हार की जिम्मेदारी गुरदास कामत पर दे दी। तो ये जो कांग्रेस में चल रहा है किसी भी पार्टी के लिए, कल ये किसी भी पार्टी में चले, उस पार्टी के हित में नहीं होता है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ये भूल गए हैं कि जब इनकी पार्टी में कोई हारता है तो कितने आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं। और जहां तक पीछे और आगे खड़े रहने की बात है, तो क्या मोदी जी महबूबा मुफ्ती के पीछे खड़े थे? क्या आप कह रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस जी मेयर शिवसेना का अगर बनता है तो उनके पीछे उद्धव ठाकरे जी के पीछे खड़े होंगे? गठबंधन में कोई आगे पीछे नहीं होता, यही तो आपकी गलती है। गठबंधन में साथ में होते हैं, ये साथ यूपी को भी पसंद है। आपके गठबंधन में आगे पीछे खड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे सब साथ में खड़े होते हैं, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो। अखिलेश सिंह यादव कह रहे हैं घर में झगड़ा नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने दिल्ली में बहुत प्रचार किया, क्या हुआ दिल्ली में? बिहार में कहा बहुत प्रचार किया, तो क्या बिहार का जो लॉस था वो मोदी जी का लॉस था क्या? अगर हमारे घर में झगड़ा नहीं होता प्रेम शुक्ला जी, बिहार का लॉस मोदी जी का लॉस था क्या? मैं एक दिन क्या करूंगा, मैं एक दिन क्या करूंगा शहजाद प्रेम भाई, आप दोनों को एक कमरे में बंद कर दूंगा, 12 कैमरे लगा दूंगा और उसके बाद पूरे का पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा कि प्रेम शुक्ला और शहजाद पूनावाला कितनी एक साथ कितनी तरह की बातें कर सकते हैं और कितने तरह के आरोप, राजनीतिक आरोप कह रहा हूं मैं, एक दूसरे पर लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज एक बात साफ है कि उद्धव ठाकरे जीत कर भी हार गए हैं। क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसको हम ठीक तरह से समझाएंगे आगे ब्रेक के बाद। अंदर की बात।